हम देख रहे थे पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें क्या क्या देखा था हमने? पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था? अक्षांश देख लिया था, है ना, और एल्टीट्यूड देख लिया था। कौन कौन से कारक होते हैं एक बार और देख लो। अक्षांश, ऊंचाई को क्या बोलते हैं? उत्तुंगता भी बोल देते हैं ना। उसके बाद सागर तट से दूरी व सागर व जल स्थल का वितरण, और पहले ये था कौन? सतह की प्रकृति। उसके बाद वायुमंडलीय, उसके बाद पवन तथा उसके बाद ये तो सबको याद होगा नहीं अब। तो देखो बच्चों, अक्षांश पता है क्या होता है? अक्षांश का हो गया था क्लियर कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, है ना, विषुवत रेखा से कहाँ जाते हैं? ध्रुवों की ओर, तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। कमी क्यों आती है? क्योंकि सूर्य की किरणें भी क्या होने लग जाती हैं? एंगल मतलब उनका कम होने लगता है ना, तिरछी होने लगती हैं। ठीक है, दूसरा कारण था एल्टीट्यूड। आपको ये कॉमन सबको पता है कि जैसे जैसे पृथ्वी पे हम ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जाते हैं तापमान में कमी आती है ना। यहीं पे आप श्रीनगर में हो, बडियारगढ़ है किसी का घर आप लोगों में से? बडियारगढ़ साइड ऊपर को ठंड होती है ना गांव में, यहीं से चले जाओ, पौड़ी चले जाओ। अभी आप श्रीनगर में हो, इसी टाइम पौड़ी चले जाओ, एकदम जमाने वाली ठंड मिलेगी। क्यों? एल्टीट्यूड। सागर तट से दूरी व जल स्थल का वितरण। अभी यहाँ इतनी ठंड है नॉर्थ इंडिया में, है ना, आप कहीं सागर किनारे चले जाओ, समुद्र के तट पे चले जाओ, वहाँ टेम्परेचर एकदम बैलेंस मिलेगा आपको, ना ज़्यादा ठंड मिलेगी ना ज़्यादा गर्मी मिलेगी। क्यों? एयर सर्कुलेशन बना हुआ है, एयर सर्कुलेशन, है ना। और अब देखेंगे सतह की प्रकृति। सतह की प्रकृति में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि सतह कैसी है। मैंने आपको बताया था कि एक वो होता है क्या, एक क्या बोलते हैं उसको, फिनोमिना होता है, मतलब एक प्रक्रिया कह सकते हैं उसे, वो होता है एल्बिडो। क्या? एल्बिडो। एल्बिडो में क्या होता है कि जैसे ये सूर्य की किरण है, ठीक है, जैसे ये सूर्य की किरण है। अब मैंने आपको ऊष्मा बजट में बताया होगा कि मान लो सूर्य से 100 यूनिट आई, वीडियो देखी थी आपने वो वाली, 100 यूनिट आई सूर्य से पृथ्वी पे, है ना। कितनी यूनिट? पृथ्वी थोड़ा ज़्यादा ही, 100 यूनिट आई, तो 35 यूनिट जो होती है ना वो आसमान में ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। 35 यूनिट क्या हो गई? परावर्तित। और ये परावर्तन किसने किया? जो बादल लगे होते हैं, जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, मतलब उन्होंने इस प्रकाश को पहुंचने ही नहीं दिया, तो क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो किसी भी पदार्थ की जो सूर्य किरणों को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है उसे उस पदार्थ का एल्बिडो कहते हैं। समझिए एल्बिडो। मान लो शीशा आपने लिया, बचपन में करते नहीं थे, पड़ोसी के मुंह पे लगा देते ऐसे सुबह का टाइम शीशा, है ना, करते थे ना, सभी ने किया होगा बचपन में। तो क्या है? एल्बिडो। तुरंत क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब किसी भी सतह की
सूर्य की किरणों को जो रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है तुरंत, वो क्या होता है? एल्बिडो। समझिए कि सूर्य की किरणें आई और गई, है ना, आंधी की तरह आई और तूफान की तरह लौट गई, तो वो क्या है उस पदार्थ का? एल्बिडो, कि वो कितनी मात्रा में सूर्य की किरणों को वापस भेज सकता है, परावर्तित कर सकता है। अब आपने देखा होगा जब गर्मी के टाइम पे कोई दूर से किसी तालाब को देखना, चमकते हुए दिखता है ना, क्यों? रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी, है ना। वहीं कहीं कीचड़ कीचड़ चमकता है? नहीं चमकता है, क्यों? सरफेस इवन नहीं है। और पानी की सरफेस क्या है? इवन है ना, एक जैसी सतह है, जैसे शीशे की तरह। तो जो सतह जितनी सपाट और जितनी चिकनी होगी वो उतना ज़्यादा परावर्तन को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। दूसरा, जो सतह जितनी हल्की रंग की होगी, हल्के रंग इन द सेंस कोई सफ़ेद है मान लो बादल और बर्फ की तरह, है ना, जो सतह जितने हल्के रंग की होगी वो उतने ज़्यादा प्रकाश को क्या करेगी? परावर्तित करेगी, है ना। और जो जितनी गहरे रंग की सतह होगी वो प्रकाश का उतना अवशोषण करेगी। क्लियर है ये? एल्बिडो। तो सतह की प्रकृति में हम मूलतः क्या देखते हैं कि सतह की परावर्तन क्षमता, परावर्तन क्षमता। इस पे बहुत बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक एल्बिडो किसका है ना। यूपी पीसीएस यूपी वगैरह में तो बहुत बार आता है, क्या पता यहाँ भी पूछ ले, बल्कि मैं आया भी होगा पहले। प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हो? नहीं देखते हो? क्या देखते हो फिर? देखो, टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ा सकता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे काम का पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा? बताओ। वो तो यहाँ के राम कहानी भी सुनाने लग जाएगा, तुम कैसे जज करोगे? कैसे जज करोगे? PYQs से, है ना। PYQs और सिलेबस से। मान लो सिलेबस में कुछ और है, मैं यहाँ आके कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, तो क्या वो वैलिड है? तो तुम कैसे जज करोगे? ना तुम सिलेबस देख रहे हो ना तुम PYQs देख रहे हो, दोनों चीज़ें देखा करो। देखो, लिमिट करो ना खुद पे। बाउंड्री कैसे निर्धारित होगी? मुझे कुछ काम लिमिटेड टाइम में पूरा करना है, तुम्हारे पास टाइम कितना है? अनलिमिटेड है? नहीं है ना। तो खुद को क्या करो? लिमिट करो। पढ़ाई का दायरा कैसे बनेगा? ये बाउंड्री क्या निर्धारित करेगी? आपका जो दायरा है वो सिलेबस और PYQ, इससे निर्धारित होगा कि क्या कितना पढ़ना है। कई लोग 15 साल से तैयारी में लगे हैं ना। क्यों लगे हैं? आज बाजार में नई किताब आई, उन्होंने वो भी खरीद ली। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो नई किताब आने ही नहीं देते वो बाजार में, पहले ही प्री बुकिंग हो जाती है उनकी। क्यों? PYQ और सिलेबस। तो देखते रहो इनको टाइम टाइम पे, तभी तो पता चलेगा कि जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। वरना तो राम कहानी कभी खत्म नहीं होगी, है ना। क्या था वो? हरि अनंत हरि कथा अनंता। सिलेबस तो चलता रहेगा 10-20 साल, कैसे पता चलेगा तुम्हें? सिलेबस और PYQ। तो देखो इनको, कम से कम सिलेबस तो देखो। वो भी नहीं देखते हो? आयोग बेवकूफ़ है जो वेबसाइट पे उसको डालते रहता है टाइम टाइम पे, है ना। तुम्हें पता कैसे चलेगा फिर मैं पढ़ क्या रहा हूँ, पढ़ क्यों रहा हूँ? बिना स्वयं के मरे किसकी प्राप्ति नहीं होती? स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो खुद भी तो देखो जरा सिलेबस को। तो सतह की प्रकृति का जो मूल वो है क्या, अध्ययन का उद्देश्य वो क्या है? सतह की परावर्तन क्षमता कितनी है ना। तो लिखो इसमें, अगली हेडिंग है सतह की प्रकृति। जल स्थल का स्वभाव लिख लिया था हमने कि जो सागरीय क्षेत्र देर से गर्म होता है? हाँ लिखा था। लास्ट कहाँ लिखा था? दिखाना एक बार कॉपी दिखाना जिसने पूरा लिखा है। अभी सागर तल से दूरी तो लिखा है, वो कहाँ लिखा? ये तो केवल अभी सागर तल से दूरी था ना। जल स्थल का वितरण कहाँ था? तो लिखो पहले जल स्थल का ही वितरण लिख लो। ये जल स्थल का वितरण, पर इसको भी दिमाग में रख लो, इसके बाद सतह की प्रकृति ये आने वाली है। सागर तट से दूरी हमने कर दी थी, जल स्थल का वितरण बचा था ना। तो होता क्या है जल स्थल के वितरण में?
मान लो ये क्या है, सूरज दादा है ना, ये है अपनी स्थलीय भाग, क्या है, स्थलीय भाग। और ये क्या है, ये क्या है, सागरीय भाग। अब सूर्य से मान लो बीच में कर दो सूर्य, वरना तुम बोलोगे स्थल के नज़दीक है तो स्थल ही जल्दी गर्म होगा, है ना। मान लो सूर्य क्या है, बीच में है, तो बताओ ज़्यादा जल्दी गर्म कौन सा हिस्सा होगा, है? हाँ, स्थल क्यों होगा जल्दी गर्म, लॉजिक दो अब। नहीं, लेयर्ड स्ट्रक्चर। जल ऐसा है ना, जल में वो किरणें गति भी तो करेंगी अंदर तक, प्रकाश की किरणें, है ना। वो कौन सा नियम होता है, अपवर्तन का नियम। मतलब जल में तो देखो, स्थल में तो जो किरणें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मतलब 5-6 इंच तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक ही अंदर जा सकती है ना। पर जलमंडल में तो जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जाएंगी, मैक्सिमम 100 मीटर तक, 200 मीटर तक तो जाएंगी ना। ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना उनको। स्थल में क्या है, कितने ही एरिया पे काम करना पड़ रहा है एक किरण को, और जल में उसको कितने ट्रेवल करना पड़ रहा है, 200 मीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। और यहाँ तो उसको बस स्थल के अंदर केवल 1 मीटर भी नहीं जाती है ना। ज़्यादा काम कहाँ करना पड़ रहा है, यहाँ। कार्य ऊर्जा पड़ा है ना रीजनिंग में, जितनी ज़्यादा कार्य करना होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, उसको इतना ज़्यादा कार्य करना है, इतने ज़्यादा एरिया को गर्म करना है, लेयरों को गर्म करना है, तो ये क्या होगा, ऊर्जा ज़्यादा क्षय होगी ना, इसकी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी सागरीय हिस्से में। तो ये सागर क्या होगा, देर से गर्म होगा। अरे देखा होगा आपने गर्मी के टाइम, आपने देखा होगा फर्श रहता है ना, फर्श तुरंत गर्म हो जाता है जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है, वहीं पानी भर के बाल्टी रखो। ये प्रैक्टिकल तो किया होगा कि आज चलो सूरज में पानी गर्म करते थे ना, बचपन में करते थे गांव में, पर वो पानी बहुत देर लगाता था गर्म होने में, कभी कभी धोखा हो जाता था, ऊपर की परतें गर्म, जैसे ही 2 बाल्टी डाली नीचे, हाँ वही लेयर, क्योंकि उनको लेयर को गर्म करना है ना, तो वही है, समझ गए इसको। और ठंडा कौन सा होगा जल्दी, हाँ वो उतनी जल्दी ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि वो इतने ही एरिया में उसने संचित रखी है ना ऊर्जा, अंदर तो गया नहीं, है ना। और इसने ऊर्जा को कितने भाग में संचित किया, पूरे रिजर्वायर बन गया। मतलब अब जब ये जमा लेयर में हो रहा है तो रिलीज भी तो लेयर में होगा, पहले ऊपर की परतें रिलीज करेंगी, फिर नीचे से आएगी हीट, और तो कुल मिला के ये देर से क्या होगा, ठंडा होगा। तो जो सागरीय भाग है वो देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। तो लिखेंगे जल स्थल वितरण में लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है जल स्थल का वितरण, लिखो जल व स्थल के गर्म होने की दर में भी क्या होता है, अंतर होता है। इस प्रकार जल स्थल के वितरण, मतलब जल और स्थल में जो वितरण होता है, जहाँ कहाँ जलीय भाग है कहाँ स्थलीय भाग है, इस कारण जल स्थल के वितरण के कारण भी तापमान पर प्रभाव पड़ता है, तापमान पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। जल व स्थल के गर्म होने की दर में होने वाले अंतर के निम्नलिखित कारण हैं।
गर्म होने की दर, गर्म होने की दर में क्या है, होने वाले अंतर, होने वाले अंतर, होने वाले अंतर। इसको, इस पूरी लाइन को शॉर्ट में बोलते हैं विभेदी तापन। क्या, ब्रैकेट में लिख दो, इसी के आगे ब्रैकेट में लिख दो विभेदी तापन, मतलब जो ताप क्या हो रहा है, अलग अलग गर्म हो रहा है, विभेदी तापन। अंतर के निम्नलिखित कारण है, सिंगल लाइन सब्स्टिट्यूट, विभेदी तापन। ऐसे शब्द तुमने सुने नहीं होंगे ना, पर कहीं डर ना जाओ कि क्या बता दिया ये। देखो कभी कभी थोड़ा जो हार्ड शब्द है ना, मतलब जिन्हें तुम लोग हार्ड मानते हो, उन्हें भी लिखना चाहिए। क्यों, हमें इस चक्कर में कितनी लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी ना। वहीं अगर तुम लोग विभेदी तापन को समझते हो तो एक लाइन में क्या हो गया, 2 शब्दों में खेल खत्म हो गया। तो कभी कभी हमें लगता है कि सरल भाषा होनी चाहिए, पर भाषा इतनी भी सरल नहीं होनी चाहिए कि लाइन के बदले पैराग्राफ लिखना पड़े, है ना। थोड़ा बहुत अगर तुम किसी ऐसे विषय को पढ़ रहे हो टेक्निकल, जैसे इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया, तो तुम्हें टेक्निकल शब्द क्या होने चाहिए, आने चाहिए। अब जैसे स्वतंत्रता ही है, अपने आप में एक टेक्निकल शब्द है ना। मैं बार बार ये थोड़ी लिखूंगा कि दुनिया से आज़ादी चाहिए, नहीं लिखूंगा ना, सीधे एक कीवर्ड दे दूंगा, क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अब स्वतंत्रता को तुम एक्सप्लेन कर लो, किन किन आयामों पे तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स हमें हमेशा क्या होना चाहिए। मतलब सरल का इतना भी मतलब नहीं होगा तो होता कि तुम एकदम गांव वाली भाषा प्रयोग करो। तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, तुम्हें ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मुझे सरल से सरल मिले, क्या सरल से सरल मिले। सरल से सरल की चाह में फिर वही 4-5 साल का खेल है। तुम्हें ये होना चाहिए कि मैं इसे कैसे समझूं, जो टफ है मैं इसे भी क्या बनूं, समझने के योग्य बनूं, है ना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरल हो ही नहीं सकती, उनको सरल करेंगे तो उनका वही बदल जाएगा, क्या, जो अर्थ बदल जाएगा और पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो मतलब बीच में आए तो मीनिंग पूछ लो, पर लिखा करो। हो गया विभेदितापन के निम्नलिखित कारण है। तो पहला कारण वही कि जो देखो, जल क्या होता है, पारदर्शी होता है ना, है ना, पारदर्शी। स्थल क्या होता है, अपारदर्शी, है ना। तो जल पारदर्शी है, तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को नीचे तक जाना पड़ेगा, है ना, जाना पड़ेगा या नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर तुम एक रुक जाओ, पानी का ही गिलास ले लो, है ना, और एक वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, एक थाली ले लो, कुल मिला के एक पानी का गिलास ले लो, एक थाली ले लो, ठीक। अब दोनों को क्या करो, एक तरीके से आग के सामने रख दो, आग के सामने रख दो, तो जल्दी गर्म कौन होगा, मतलब ऐसे ऊपर नहीं रखना है, सामने रख देना है। पानी कौन सा, थाली गर्म होगी ना, उसकी सरफेस, पानी को तो वो ऊष्मा फिर बाहर भी तो पहुंचानी है, पारदर्शी है ना वो, समझिए। तो लिखो, स्थलीय भाग, स्थलीय भाग अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, जबकि 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 जलीय भाग, जबकि जलीय भाग सूर्य की किरणों के लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है ना। इस कारण स्थलीय भाग में, स्थलीय भाग में, स्थलीय भाग में, इस कारण स्थलीय भाग में सूर्य की किरणों को केवल, सूर्य की किरणों को केवल 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 ऊपरी ऊपरी सतही भाग, ऊपरी सतही भाग, ऊपरी सतही भाग, एक दो 5 मीटर तक, 5 मीटर तक की गहराई, 5 मीटर तक की गहराई मैक्सिमम लिमिट है ये, है ना।
गहराई तक ही गर्म करना पड़ता है, तक ही 5 मीटर नहीं, सॉरी 0.5 मीटर है वो, 0.5 मीटर तो बहुत गहरा हो जाएगा, है ना, तक ही गर्म करना पड़ता है, जबकि पारदर्शी होने के कारण जलीय भाग, जबकि पारदर्शी होने के कारण जलीय भाग अधिक गहराई तक गर्म होता है, पारदर्शी होने के कारण जलीय भाग अधिक गहराई तक गर्म होता है, जिससे तापमान वितरित हो जाता है, जिससे तापमान क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्लियर है? तापमान वितरित हो गया तो टाइम ज़्यादा लगाएगा ना, फिर और हीट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। किसी का छूट गया तो बताओ। आज फिर कौन नहीं है क्लास में? हिमांशु नहीं है, और वो भाई कहाँ है अपना, वो भी नहीं है, नाम भूल गया मैं भाई का। लिखो, इसका साइंटिफिक कारण देखो एक होती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जो ऊर्जा लगती है, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जो क्या लगती है, ऊर्जा लगती है। तो आपको पता है कि इस सारे से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम कि जल की विशिष्ट ऊष्मा किससे ज़्यादा है? स्थल से ज़्यादा है ना। क्यों? जल को गर्म होने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है ना। अब जल ने देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम सबने पढ़ा होगा। ऊर्जा क्या है? अविनाशी है। अब यहीं से लॉजिक लगाओ, जो ज़्यादा ऊर्जा ले रही है वो रिलीज भी ज़्यादा करेगी, तो टाइम भी ज़्यादा लेगी रिलीज में। तो इसलिए जलीय भाग स्थलीय भाग की तुलना में देरी से क्या होता है? ठंडा होता है। तो ब्रैकेट में लिख दो उपरोक्त मतलब ऊपर जो दी गई बातें हैं, उपरोक्त तथ्यों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उपरोक्त तथ्यों से हम यह कह सकते हैं, लिख लो, हम यह कह सकते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक है। क्लियर है? लिखो, इस प्रकार अगले उससे लाइन से, इस प्रकार ठंडे होने के क्रम में भी जलीय भाग स्थलीय भाग की तुलना में स्थलीय भाग की तुलना में देरी से ठंडा होता है। ठीक है? क्लियर है ये बात? देखो, ज्योग्राफी के नोट्स को बार बार रिवाइज करा करो, है ना, और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके पढ़ा करो, तभी पूरी क्या बन जाएगी, एक पिक्चर बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में, है ना। अभी जैसे ये सब चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आगे अभी तो टेम्परेचर चल रहा है, इसके बाद प्रेशर आएगा ना, तो प्रेशर में भी काम आएगा। और ये टेम्परेचर और प्रेशर में क्यों पढ़ा रहा हूँ बताओ? इसके बाद तुम्हें पवनें पढ़ानी है। अब मैं बोलूँगा पवनें यहाँ से उठी और वहाँ बैठ गई, है ना, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तापमान के अंतर और दाब में अंतर के कारण। अगर मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ाऊँ तापमान और दबाव, फिर तुम्हें याद करना पड़ेगा पवन क्यों उठी और कहाँ बैठी, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये भी सिलेबस का पार्ट है, सूर्य तप एकदम स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, पर इसकी आवश्यकता आगे ज़्यादा आने वाली है जब हम पवन और वायु परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे, है ना। सीधे हवा में वायु परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, उससे पहले प्रेशर पढ़ना होता है और टेम्परेचर पढ़ना होता है। वरना तो एक दिन का काम है वो कि ये हवा यहाँ है, कौन कौन सी पेटी होती है, अक्ष अक्षांशी वगैरह वगैरह, एक क्लास में वायुमंडल पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, स्थल भाग है दूसरा कारण।
जो स्थल है क्या वो गति करता है? नहीं करता है ना। जल क्या करता है? गति करता है। अब मान लो हुआ क्या, खेल देखो, ये थी हवा, क्या है? हवा। अब ये है सूर्य की किरणें। मान लो इतना क्या हुआ, ये जल गर्म हुआ, इधर से हवा आई और इसको बहा ले गई, है ना। हवा के साथ जल में गति क्यों होती है? एक तो जल के तापमान, लवणता, इन सब में जो अंतर होता है उस कारण, दूसरा होता है हवा के कारण। हवा भी तो इफेक्ट करेगी, है ना। एक तो नदी के जल में अपने आप गति होती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अभी रुके हुए जल के संदर्भ में कह रहा हूँ, क्योंकि नदी का जल तो वैसे भी गर्म नहीं होगा। क्या बहता हुआ पानी गर्म हो सकता है? नहीं होता है ना। तो ये सारा महासागर के जल के संदर्भ में हो रही है ये बात। किसके संदर्भ में लिखा है ना? महासागर नहीं लिखा मैंने इसमें, चलो कोई नहीं, सागरीय भाग लिखा है, हाँ। तो ये सब सागर के जल के संदर्भ में हो रही है बात। ऊपर ही पड़ते हवा आई और उसको आगे ले गई, फिर ठंडा जल आ गया नीचे से, आ गया ना नीचे से, फिर ये आ गया ठंडा जल। होता क्या है कि ये एकदम साइकिल की तरह चलती है। जैसे ये मान लो क्या है, स्थल किनारा है। अब यहाँ से मान लो इस वाले एरिया के जल को कौन ले गया? हवा ले गई। फिर नीचे से तुरंत ठंडा जल तैयार रहता है। यहाँ नीचे से गर्म जल नहीं आता, यहाँ नीचे से क्या आता है? ठंडा जल। जैसे ही ये गर्म होकर साइड हटी, नीचे से ठंडा पानी फिर आ गया। तो जल क्या है? गतिशील है, और स्थल स्थिर है। तो गतिशील को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी ना गर्म होने के लिए। मतलब कुल मिला के जल है वो भागती हुई ट्रेन है, उसको पकड़ने के लिए सवारी को ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, है ना। दौड़ना पड़ेगा। पकड़िएगा कभी कॉलेज की बस चलती तो। और जो क्या है, स्थल है वो रुको ही बस है, जो स्टैंड पे लगे रहती है कॉलेज गेट पे, मस्त बैठो, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है। तो अगला पॉइंट लिखो, जल स्थल की तुलना में अत्यधिक गतिशील है। अतः जलीय तंत्र, मतलब जो जल, ये पूरा वाटर सिस्टम है, अतः जलीय तंत्र में एक भाग से दूसरे भाग तक ऊष्मा का स्थानांतरण, एक भाग से दूसरे भाग तक ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब हीट का ट्रांसफर होते रहता है। ऊष्मा का स्थानांतरण स्थलीय भाग की तुलना में अधिक होता है। स्थलीय भाग की तुलना में अधिक होता है, मतलब यहाँ ऊष्मा स्थानांतरण की दर उच्च है ना, होता है। जिस कारण भी तापमान क्या हो जाता है? जिस कारण जलीय भाग में तापमान वितरित हो जाता है। जिस कारण जलीय भाग में तापमान या ऊष्मा का वितरण हो जाता है तथा वह देर से गर्म होती है। देर से गर्म होती है। देर से गर्म होती है। अब ये हो गया। अब दूसरी चीज देखो, जलीय क्षेत्र में जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसको केवल इस पानी को गर्म ही थोड़ी करना है, वाष्पीकरण भी तो करना है। क्या करना है? वाष्पीकरण। जल का क्या बोलते हैं, कौन सा अंक होता है वो जिस पर जल उबल के भाप बनता है? कितना होता है? क्वथनांक है, ठीक है। स्थल में ऐसी कोई लिमिट नहीं है ना, जितनी हीट दोगे उतना गर्म होगा, ठीक। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि एक मात्रा के बाद जितनी भी ऊष्मा दो वो तापमान नहीं बढ़ता है बल्कि गति स्थिति में परिवर्तन हो जाता है ना। तो 100 डिग्री के बाद जल केवल क्या होगा? खौलेगा और समाप्त वाष्पित हो जाएगा, उसका कोई तापमान में इंक्रीज नहीं होगा। तो इस भाग में, इस सागर वाले भाग में आधे से ज़्यादा ऊर्जा तो किस में प्रयोग हो जा रही है? जल के वाष्पीकरण में। वहीं सतह में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वाष्पीकरण होता है, जो सतह में जो जल होगा उसका तो होगा वाष्पीकरण, पर इस मात्रा में नहीं होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
तो जलीय भाग में सूर्य की जो किरणें हैं उनको एक से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, गर्म भी करना पड़ रहा है, वाष्पीकरण भी हो रहा है ना। क्लियर है? तो लिखो सागरीय भाग में प्राप्त सौर ऊर्जा या ब्रैकेट में सूर्यतप, सौर ऊर्जा या सूर्यतप का एक भाग जल के वाष्पीकरण में प्रयुक्त हो जाता है, जब प्रयुक्त हो जाता है, जबकि स्थलीय भाग में वाष्पीकरण अति अल्प मात्रा में होता है, तो ऊर्जा फिर से क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, किसमें, वाष्पीकरण में। लिखेंगे अगला पॉइंट। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना है, बादल कहाँ बनेंगे, बताओ, बादल कहाँ बनेंगे या कोहरा कहाँ बनेगा, बताओ। नहीं, क्षोमंडल में नहीं है, अभी जल स्थल के संदर्भ में, स्थल के ऊपर बनेगा या जल के ऊपर बनेगा। श्रीनगर में डैम है, कोहरा कहाँ लगता है, जल के ऊपर लगता है ना। अब जल के ऊपर कोहरा लग गया तो जो ऊपर से सूर्य की किरणें आ रही है वो क्या होंगी, बाधित होंगी। क्लियर है? बाधित होंगी ना, बादल लगे हैं बीच में, तो दूसरा कारण क्या हो जाता है, बादल। कि जलीय भाग में स्थलीय भाग की तुलना में मेघा आवरण, बादलों का आवरण क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, जिस कारण भी यहाँ सूर्य का जो ताप है वो क्या पहुँचता है, कम मात्रा में पहुँचता है। लिखो स्थलीय भाग की तुलना में, अगला पॉइंट, स्थलीय भाग की तुलना में जलीय भाग में या जलीय भाग के ऊपर वायुमंडल में लिख लो। तुम बोलोगे अब जल में बादल कहाँ से लगे, जलीय भाग के ऊपर वायुमंडल में बादलों का निर्माण अधिक होता है, बादलों का निर्माण अधिक होता है तथा ये बादल सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, बाधित करते हैं, जिस कारण जलीय भाग को बाधित करते हैं, जिस कारण जलीय भाग को कम सूर्यतप प्राप्त होता है, जिस कारण जलीय भाग को कम सूर्यतप प्राप्त होता है। ठीक है, जिस कारण जलीय भाग को कम सूर्यतप प्राप्त होता है। क्लियर है? अब आएंगे हम, लिखो एक कारण और लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। ज़्यादा एल्बिडो किसका होगा, जल का होगा या स्थल का, जल का होगा। अगला कारण लिखो सामान्यतः, इन जनरल, सामान्यतः जलीय भाग का एल्बिडो स्थल की तुलना में अधिक होता है, जलीय भाग का एल्बिडो स्थल की तुलना में अधिक होता है। तो ये थी राम कहानी, किसकी, जल स्थल के वितरण की। अब अगली कहानी किसकी पढ़नी है, बताओ। क्या है, सतह की प्रकृति। तो क्या था प्रकृति में, सतह की परावर्तन क्षमता। तो एल्बिडो बेसिकली
क्या होता है, एक होती है कौन सी किरण, पहले परावर्तित किरण आएगी, कौन सी किरण, फिर परावर्तित किरण। ठीक है, तो एल्बिडो हम क्या बोल रहे हैं, सतह द्वारा परावर्तन की क्षमता, जितनी लाइट को वो क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक, पर साइंस की भाषा में जो एल्बिडो होता है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण का अनुपात होता है। क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण का रेशियो, वो क्या है, किसी सतह का एल्बिडो। क्लियर है। आपतन कोण जितना कम होगा, आपतन कोण जितना कम होगा, परावर्तन उतना क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, मान लो 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है सूर्य की किरण, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, है, कैसे जाएगी, नहीं जाएगी, उसका अवशोषण हो जाएगा। ये ऊर्जा की किरण है, उसकी नहीं है, लेजर लाइट की। ठीक है, किसकी है, ऊर्जा है ना, अवशोषित हो गई। जो जितने न्यून कोण पाएगी, मतलब जितने उस पर आएगी, देखो जैसे कोई आई ऐसे, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो एंगल जितना, आपतन कोण जितना क्या होगा, कम होगा, परावर्तन उतना अधिक होगा। इसमें एक सीधा सा रूल ये काम करता है ना। तो पहाड़ों पर सूर्य की किरण बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है, आती है ना, क्या हो गया, ठीक है, सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी आती है, तो उसी गति से वो लौट भी जाती हैं। इसीलिए तो पहाड़ों में आप देखना, और ऊपर के पहाड़ों में जाओ, जैसे जोशीमठ साइड जाना कभी आप, तो वहाँ दिन में 12 बजे भी उतना तापमान महसूस नहीं होता है ना। वहीं यहाँ जहाँ हमें मर जाओगे 12 बजे जून में अगर बाहर निकल गए तो होता है ना। ये क्यों होता है, कौन सा कोण, आपतन कोण, है ना। क्लियर है। तो एल्बिडो में लिखेंगे हम, लिखो, किसी वस्तु या सतह का, लिख लो, किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो, एल्बिडो, सतह की प्रकृति डाली थी ना हेडिंग, सतह की प्रकृति में लिख दो एल्बिडो। अब एल्बिडो को और भी नामों से जानते हैं, देख लो, एल्बिडो को बोलते हैं परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक, एक और नाम देते हैं इसको चाक्षुष द्युति भी बोलते हैं इसको। कभी ये किसी राक्षस का नाम नहीं है, ठीक है, एल्बिडो का ही शुद्ध हिंदी नाम है क्या, चाक्षुष द्युति, शुद्ध हिंदी नाम। कभी आ गया मान लो तुम फंसिए फिर, है ना। तो इसको भी क्या कर लेना, चाक्षुष, मतलब जो चक्षुओं पे चमक रहा है, मतलब कुल मिला के बात ऐसी है। अब जैसे डायरेक्ट आ गई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, कहीं से रिफ्लेक्ट होती हुई किरण आपकी आंखों में पड़ गई तो अजीब सा होता है ना। शीशे का ही रिफ्लेक्शन मार दिया किसी ने तो मन करता है वहीं जाके शीशा भी फोड़ दूँ और इसको भी फोड़ दूँ, होता है ना, आता है नहीं मन में। तो इसीलिए चाक्षुष द्युति, ठीक। तो ये है, कहाँ क्या लिखा था हमने, किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो उसके द्वारा परावर्तित विकिरण, उसके द्वारा परावर्तित विकिरण, उसके द्वारा परावर्तित विकिरण, ठीक, और उस पर आपतित विकिरण, आपतित विकिरण का क्या होता है, अनुपात होता है। परावर्तित विकिरण अपॉन में आपतित विकिरण, ठीक है। तो एल्बिडो क्या होगा, उतना ही, एल्बिडो क्या होता है, कुल मिला के किसी वस्तु की सतह की परावर्तन क्षमता, किसके अनुपात में, हम
किसी चीज को तुलना करेंगे, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे। जिसको तुलना कर रहे हैं उसको हमेशा भिन्न के नीचे रखते हैं ना, हाँ या ना? परसेंटेज निकाला है कभी? होता यही है ना, जिसका निकाल रहे हैं उसको कहाँ रखते हैं? रखते हैं ना, कुछ उल्टा तो नहीं बता रहा मैं, पढ़ी है ना परसेंटेज, ठीक है। और ये परावर्तित, हम तुलना किससे कर रहे हैं? आपतित किरण से, ये नीचे और परावर्तित किरण ऊपर, ठीक है। गुणा आ गया 100। ये क्या है? एल्बिडो। एल्बिडो का फॉर्मूला लिख लो, ये एल्बिडो। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, आपतित किरण जितनी कम होगी परावर्तन उतना अधिक होगा, या एल्बिडो उतना ज़्यादा होगा। कैसे? कोई प्रूव कर सकता है इस भिन्न के माध्यम से? करके दिखाओ। कर सकता है कोई प्रूफ? आज टाइम हो गया, कल करेंगे इसको प्रूफ, ठीक है। सोच के आना इसको प्रूफ कैसे करोगे, बढ़िया प्रैक्टिकल है। जिसने प्रूव कर दिया उसको इनाम मिलेगा। हाँ, प्रूफ ये करना है कि आपतित विकिरण के क्या क्या था, जितने कम होने पर एल्बिडो ज़्यादा कैसे होता है, इसको प्रूव करना है। कल करना इसको क्लास में प्रूफ, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। चाहिए कि नहीं पुरस्कार? है पुरस्कार क्या होगा ये बताया नहीं जाएगा, है क्या क्या? मेरी, अच्छा तुम्हारे वहाँ तो नहीं है, इनके वहाँ तो है। हाँ, अगली क्लास तो होगी ज्योग्राफी की। तुम लोगों को क्या पढ़ना है कल? हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, क्या पढ़नी है? हाँ हाँ, तो जीएस में हिस्ट्री भी तो होता है, पॉलिटी होता है। आपको क्या पढ़ना है ये बताओ, पहले क्या पढ़ना चाहोगे आप? बहुमत से निर्णय ले लो। हिस्ट्री, हिस्ट्री शुरू करें? कौन सी, एंशियंट, मिडिएवल या मॉडर्न? हैं एंशियंट से, ठीक है। वैदिक काल, मतलब वो देखेंगे कल, हम देखेंगे आदिमानव इंसान कैसे बने, है ना। क्या देखेंगे? आदिमानव इंसान कैसे बने। क्या तुम लोग मानते हो वैसे कि हम आदिमानवों के वंशज हैं? एक जनरल सा क्वेश्चन है, कौन कौन मानता है कि इंसान पहले बंदर थे? सभी मानते हो? हैं सही में, रियली में बताओ, क्या तुम मानते हो सच में कि हम बंदरों के वंशज हैं? ठीक है। वैसे कितना, मतलब साइंस ने देखो हमें मजबूर कर दिया ये मानने के लिए, क्या कि हम बंदरों के क्या हैं? वंशज हैं। किसने मजबूर किया हमको? साइंस ने। तो साइंस देखो क्या ही बोलना साइंस को, इसको बंद कर दो।